बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम देख रहे थे। 4 क्वेश्चन हमने देखे थे। इसके बाद 5th क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी उनका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली ए without vector sign is not equal to 0. Similarly, magnitude of b is not equal to 0. So a and b are two non-zero vectors. आगे लिखा हुआ है कि how can their scalar product be 0 and how can their vector product be 0. इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे 0 हो सकता है इन नॉन जीरो वेक्टर्स का, और दो नॉन जीरो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे 0 हो सकता है। तो देखें, यानी हमने वो कंडीशन बतानी है जिसमें a डॉट बी 0 के बराबर हो, और दूसरी हमने वो कंडीशन बतानी है कि a क्रॉस b 0 के बराबर हो। सो पहले हम देखते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले भी देखा था जब हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज का बन रहा हो, दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। डॉट प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नाउ थीटा 90 है और ये हमें गिवन है a और b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो इस वक्त दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ उस वक्त 0 हो सकता है जब वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, क्योंकि उस केस में cos 90 दैट विल बी 0 एंड दिस होल डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0. So the scalar product of two vectors a and b, two non-zero vectors a and b, can be 0 if the two vectors are perpendicular to each other, means angle between them is 90 degrees. दूसरा आपने ये बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस a क्रॉस b 0 होगा, 0 वेक्टर होगा फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो इसकी कंडीशन ये है कि जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ हो, एंटी पैरेलल, यानी उनके दरमियान या तो 0 डिग्री एंगल बन रहा हो या 180 डिग्रीज। इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अ जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्योंकि a क्रॉस b हमारे पास होता है a b साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। सो साइन 0 भी 0 होता है तो इसका आंसर 0 वेक्टर आएगा, और साइन 180 डिग्रीज भी 0 होता है तो इसका आंसर भी 0 वेक्टर आ जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर्स का उस वक्त 0 होगा जब वो परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, और क्रॉस प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर्स का उस वक्त 0 वेक्टर के बराबर होगा जब वो वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, यानी अपोजिट होंगे टू ईच अदर, यानी उनके दरमियान या तो 0 का एंगल बन रहा होगा या 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सपोज यू आर गिवन अ नॉन जीरो वेक्टर a। हमें एक नॉन जीरो वेक्टर गिवन है a जो कि नॉन है, एंड इट इज अ नॉन जीरो वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि द स्केलर, आगे एक और चीज हमें गिवन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a विद एन अननोन वेक्टर b इज 0। एक अननोन वेक्टर है b इज एन अननोन वेक्टर, और a का b के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 है, ये गिवन है हमें कंडीशन। और लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a विद b इज 0। a का b के साथ वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 वेक्टर के बराबर है, यानी इन दोनों वेक्टर्स a और b का स्केलर प्रोडक्ट भी 0 है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 वेक्टर के बराबर है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट b। देखें, a तो हमें गिवन है कि वो एक नोन है और नॉन जीरो वेक्टर है, b हमारे पास एक अननोन वेक्टर है। तो क्वेश्चन ये कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट b।
तो यानी बी को हमने देखना है कि बी किस तरह का वेक्टर होगा। तो देखिए यहां पे हमें दो कंडीशंस गिवन है। वो कंडीशन ये है कि ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है, यानी ये दोनों जीरो के बराबर है और इनमें से एक वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए। तो इन दोनों कंडीशंस का मतलब ये है कि देखिए हमने अभी देखा था कि ए डॉट बी 0 होने का मतलब ये होता है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ए क्रॉस बी अगर 0 वेक्टर के बराबर है तो उसका मतलब ये होता है कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। तो साइमल्टेनियसली अगर ये दोनों प्रोडक्ट 0 हैं और उनमें से एक वेक्टर नॉन जीरो है, तो उसका लाजमी नतीजा ये है कि दूसरा वेक्टर फिर 0 वेक्टर होना चाहिए। सो वेक्टर बी शुड बी अ 0 वेक्टर और अ नल वेक्टर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए ए डॉट बी का मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी उनके दरमियान एंगल 90 है, और ए क्रॉस बी 0 वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब है उनके दरमियान एंगल 0 है। नाउ दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में 0 और 90 तो नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या 90 होगा। यहां कंडीशन ऐसी है कि ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर के बराबर है और ए डॉट बी भी 0 वेक्टर के बराबर है। तो यह कंडीशन उस वक्त फुलफिल होगी जब इनमें से कोई एक वेक्टर कम से कम 0 होना चाहिए। तो ए तो नॉन जीरो है, सो बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 टू फुलफिल दीज टू कंडीशंस। ठीक है, ये दो कंडीशंस उसी वक्त सेटिस्फाई होंगी जब बी वेक्टर 0 वेक्टर हो या नल वेक्टर हो। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी, या चलें इसको पहले ऐसे लिख लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है ए बी साइन थीटा। तो देखिए अब इसका आंसर 90 पे 0 आता है, इसका आंसर 0 डिग्रीज पे 0 आता है अगर आप एंगल के हिसाब से देखें तो। नाउ क्योंकि वेक्टर्स तो सेम है तो उनके दरमियान एंगल या तो 0 होगा या 90 होगा या कोई और एंगल होगा, लेकिन एंगल दो एंगल तो एक ही वक्त में नहीं हो सकते दो लाइंस के दरमियान। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से बी, ए तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो बी वेक्टर अगर 0 हो तो फिर ए डॉट बी भी 0 के बराबर हो जाएगा और ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा इफ बी इज अ नल वेक्टर। सो बी वेक्टर इज, वी कैन से, so if b vector is a 0 vector then a dot b भी 0 के बराबर होगा और a क्रॉस b उस वक्त वो भी 0 वेक्टर के बराबर होगा। so the vector b is a null vector or a 0 vector। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Why a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium? एक पार्टिकल जिसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही हो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखिए अगर एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगी, क्योंकि एक सिंगल फोर्स है। नेट फोर्स 0 तब होगी जब उस सिंगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, तब तो वो नेट फोर्स 0 होगी और वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी मस्ट बी 0 इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस सिंगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है एंड द बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने यहां लिखा है, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली अ सिंगल फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज there is no force to balance the single force, that single force which is applied उसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है। in this case the first condition of equilibrium is not satisfied। ठीक है, there must be at least two forces which are equal and opposite to each other so that the net force becomes 0। net force 0 होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। सिंगल फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टू ओपन अ डोर दैट हैज हैंडल ऑन द राइट एंड हिंजेस ऑन द लेफ्ट, अ टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड। इज द टॉर्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज
when the when viewed from above? Does your answer depend on whether the door opens or opens towards or away from you? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक डोर है और उस डोर का जो हैंडल है दैट इज टुवर्ड्स योर राइट साइड, ठीक है, ये गिवन है हमें, टू ओपन अ डोर दैट हैज अ हैंडल ऑन द राइट साइड। देखें, फर्ज करें कि ये हमारे पास डोर है और हैंडल यहां पे है राइट साइड पे, हैंडल इज हियर एंड हिंजेस आर हियर, कब्जे उसके इधर है, हैंडल इधर है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इज द टॉर्क, इस डोर को हमने ओपन करना है तो उसके लिए हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो टॉर्क हमें क्लॉकवाइज अप्लाई करना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज? अगर हम इसको ऊपर से देखें तो डोर को ऊपर से देखें व्यूड फ्रॉम अबव, देन टॉर्क आइदर इट शुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने बताना है। और आगे ये भी लिखा हुआ है, डज योर आंसर डिपेंड ऑन वेदर द डोर ओपन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम यू? ये डोर आपकी तरफ ओपन हो रहा है या आपसे अवे ओपन हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा या नहीं? तो इस पे डिपेंड करेगा। देखें, ये हैंडल है, यहां पे ये हिंजेस हैं, अगर ये डोर हमारी तरफ ओपन हो रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये हम टॉर्क इस तरह अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप ऊपर से देखें तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप इसको, अभी तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये कब्जे इस तरह से लग रहे हैं कि इस तरफ ओपन हो रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अवे ओपन हो रहा है, तो उस केस में टॉर्क मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें, इस पे डिपेंड करेगा कि डोर हमारी तरफ ओपन हो रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ ओपन हो रहा है या उससे अवे ओपन हो रहा है। अगर डोर ओपन हो रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देन इट मींस वी हैव टू अप्लाई अ क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो रहा है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द गिवन सिचुएशन टॉर्क इज क्लॉकवाइज इफ डोर इज ओपन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो क्लॉकवाइज होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज इफ द डोर इज ओपन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एज व्यूड फ्रॉम अबव, यानी ऊपर वाली साइड से अगर हम इसको देखें तो ये सूरत हाल होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज अ लार्ज रेंच टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। नट बोल्ट होते हैं, वो छोटा बोल्ट अगर हो तो उसको टाइट करने के लिए आपको एक लॉन्गर रेंच या लार्जर रेंच यूज नहीं करना चाहिए। वाई इज इट सो? तो देखें, इसकी रीजन ये है कि अगर आप लॉन्ग स्पैनर या ज्यादा लेंथ का रेंच यूज करेंगे तो बेसिकली आप मोमेंट आर्म बढ़ा रहे हैं। मोमेंट आर्म बढ़ाने का मतलब है आप टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। तो एक स्मॉल नट या स्मॉल बोल्ट को टाइट करने के लिए अगर आप बहुत बड़ा स्पैनर या रेंच यूज करेंगे तो टॉर्क बहुत ज्यादा होगा, और वो नट या तो ओवर टाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, जो कि ओपन फिर नहीं हो सकेगा, या दूसरी ऑप्शन ये कि वो जहां पे उसका नट है वो ब्रेक हो जाएगा, या दैट बिकम्स फ्री। जैसे वो नट फ्री हो जाता है वो फिर टाइट ही नहीं होता, वो उसकी चूड़ियां खराब हो जाती हैं। सो यही मैंने लिखा है, बाय यूजिंग अ लार्जर रेंच वी आर इंक्रीजिंग द मोमेंट आर्म एंड हेंस द टॉर्क अप्लाइड, ठीक है, एज द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। If such a wrench is used to tighten a small bolt, then due to large value of torque, the bolt may be over tightened or the nut may be broken or slipped off. जहां वो टाइट हो रहा है नट, वो या तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, या स्लिप हो जाएगा, या दूसरा ये है कि नट या जो बोल्ट है वो ओवर टाइट हो जाएगा, ज्यादा टाइट हो जाएगा, फिर वो ओपन नहीं हो सकेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ सेंट्रल फोर्स इज वन that is always directed towards the same point, ठीक है। उसको ऐसी फोर्स जो एक ही पॉइंट की तरफ जिसकी डायरेक्शन हो, that is known as the central force. Can a central force give rise to a torque about that point? तो इसका आंसर है no, because in this case the moment arm is zero. सेंट्रल फोर्स जिस पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन है उसी पॉइंट के अबाउट वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पिवट पॉइंट में से पास हो रही है या एक्स ऑफ रोटेशन में से पास हो रही है। सो द मोमेंट आर्म बिकम्स जीरो। जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। सो अ सेंट्रल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेम पॉइंट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट
because in this case the line of action of the force is passing through the pivot point or the axis of rotation, so the moment arm becomes zero and no torque is produced. क्योंकि मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट होता है, इनमें से एक चीज भी जीरो हो तो टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। अगर मोमेंट आर्म जीरो हो जाए या फोर्स जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो है। तो इस केस में फोर्स तो है लेकिन उस फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो है, तो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है।